कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम लोग पीएचपी डेटाबेसेस का दूसरा लेक्चर करेंगे। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से जैम्प का इशू हमने रिजॉल्व किया था। और हालांकि मुझे कुछ और एप्लीकेशन से इंस्टॉल करने पड़े थे, जिसकी वजह से मैंने जैम्प को पूरा रिमूव कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट में कोई भी फाइल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन की है, क्योंकि काफ़ी और एक दो और एप्लीकेशन मुझे यूज़ करनी थी पाइथन की वजह से, तो मुझे जैम्प रिमूव करना पड़ा और फिर मैंने अभी फ्रेश इंस्टॉल किया है। तो इस पर कोई भी लेक्चर प्रीवियस नहीं है। प्रीवियस सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए थे फेसबुक पे। आप वहाँ से जाके कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। पूरे सारे लेक्चर्स का कोड वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक जो लेक्चर हमने पीएचपी माइस्क्यूल का कर दिया था, डेटाबेसेस का कर दिया था, वो इतना कोई ख़ास नहीं था। ख़ास इन सेंस ये नहीं था कि उसमें हमने कोई प्रैक्टिस नहीं किया था। हमने जस्ट एक इशू आ रहा था, उसको हमने रिजॉल्व करना सीखा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस की तरफ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, और माइस्क्यूल क्या है और वो किस तरीके से पीएचपी के साथ काम कर रहा होता है। मैं उसको एक दफ़ा और रिपीट करता हुआ चलूँ कि माइस्क्यूल एक डेटाबेस का टाइप है। ठीक है, और माइस्क्यूल डेटाबेसेस क्या होते हैं, सॉरी, माइस्क्यूल को छोड़ के माइस्क्यूल भी एक डेटाबेस का टाइप है। लेकिन डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेसेस एक ऐसे समझे कि स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड्स की जो कलेक्शन होती हैं उनको डेटाबेस कहा जाता है। एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होती है रिकॉर्ड्स की। ठीक है, ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड वे में जिनको कहीं पे रखा जाता है, तो उसको डेटाबेस कहा जाता है। ठीक है, तो अब एक तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका जो हम लोग काफ़ी सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं कि बुकों में बुक वगैरह, कॉपीज़ वगैरह में हमने डेटा को स्टोर कर रखा था। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलाँ बंदे का खाता बना हुआ है, फ़िलाँ बंदे का खाता बना हुआ है, तो वो एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया डेटाबेस का। ठीक है, अब उसमें डेटाबेस क्या है? उसमें डेटाबेस एक बुक है। ठीक है, और रिकॉर्ड्स क्या हैं? रिकॉर्ड्स उसके जो पेजेस पे जो दर्ज इन्फॉर्मेशन है उनको रिकॉर्ड्स कहा जाता है। अब उस रिकॉर्ड्स के अंदर एंटिटीज़ क्या हैं? एंटिटीज़ फॉर एग्जांपल एंटिटीज़ में आ जाता है उस बंदे का नाम आ जाता है, उस बंदे के अशिया का नाम आ जाता है जो वो शॉपिंग करता है या जो वो उससे स्टोर से लेता है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें हैं डेटाबेस को। अगर आप जाके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेटाबेसेस क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है, और उसके प्रोज और कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग एक ग्लेंस में एक दफ़ा देख लेते हैं कि डेटाबेसेस क्या होते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ MySQL इन PHP। ठीक है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि इसमें W3 स्कूल में किस तरीके से लिखा हुआ है डेटाबेस। ये MySQL का बता रहा है। ठीक है, और MySQL से पहले अगर मैं डेटाबेस को देख लूँ, ठीक है, ये एक मिनट, मैं कहता हूँ डेटाबेस, व्हाट इज़ डेटाबेस। ठीक है, व्हाट इज़ डेटाबेस मैंने लिख दिया, तो ये एक डेटाबेस की डेफिनेशन आ गई। स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ डेटा हेल्ड इन कंप्यूटर स्पेशली इन दैट एक्सेस इन वेरियस वेज। ठीक है, वेरियस तरीक़ों से एक्सेस किया जा सकता है। इस ओरेकल की वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं डेटाबेस की डेफिनेशन, और डेटाबेस में डीपली आप डाइव कर सकते हैं किस तरीके से डेटाबेस बनता है, उसमें रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एंटिटीज़ क्या होते हैं, और सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सही तरीके से देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो अब डेटाबेस का टाइप है MySQL, हम लोग वो पढ़ेंगे PHP में। MySQL डेटाबेस मोस्टली आप चाहें तो PHP के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो MySQL के इसके पाइथन के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ MySQL को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग MySQL को PHP के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे MySQL के बारे में लिखा हुआ है कि MySQL क्या है। MySQL डेटाबेस सिस्टम यूज्ड इन द वेब मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और उसके बाद MySQL इज डेटाबेस सिस्टम दैट रन ऑन द सर्वर। और उसके अलावा MySQL, यहाँ पे आप देखें MySQL इसका नाम है, और इसके साथ SQL के साथ इन्होंने इजाफा कर दिया। SQL का मतलब क्या है? SQL का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी अब किस चीज़ को बोलते हैं? क्यूरी फॉर एग्जांपल
एक सेंटेंस होता है जिसकी वजह से हम लोग डेटा को डेटाबेसेस से फेच कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस डेटाबेस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, क्यूरीज बोलते हैं। और स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेजेस बोलते हैं डेटाबेस को, एसक्यूएल को, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, डेटाबेस आर यूजफुल फॉर सॉर्टिंग स्टोरिंग इंफॉर्मेशन कैटेगरी में कंप्यूटर में हैव ए डेटाबेस विद द फॉलोइंग टेबल्स। ये अब टेबल दिए हुए हैं और इसके नीचे ये क्यूरी का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। यूजिंग स्टैंडर्ड एसक्यूएल, ये क्यूरी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। और यहाँ पे डेटाबेस के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप, मुझे उम्मीद है, खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं ये रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अपने क्लास में। ये हमारा डेटाबेस का फर्स्ट क्लास है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, DB लेक्चर 1 DB, ठीक है, या DB लेक्चर 1.php, ठीक है। तो इसको हम लोग PHP में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसलिए मैंने .php लगा दिया और मैंने PHP स्टार्ट करके बंद भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं मल्टी कमेंट्स हमेशा की तरह ऑन कर लेता हूँ ताकि चीज़ें मैं यहाँ पे रेफरेंसेस वगैरह ऐड कर सकूँ, ठीक है। रेफरेंसेस मैंने ऐड कर दिए। रेफरेंसेस में मैंने ये लिख दिया और मैं रेफरेंसेस में ये भी लिख लेता हूँ कि आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट भी दे देता हूँ। असाइनमेंट में रीड अबाउट डेटाबेसेस एंड database read about MySQL, ठीक है, और MySQL pros and cons, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ के आनी है, ठीक है। तो अब हम लोग MySQL की तरफ चलते हैं कि MySQL तो हमने सिलेक्ट कर लिया। पहले डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस में हमने MySQL को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब MySQL के अलावा और भी डेटाबेसेस हैं, लेकिन हम PHP में मोस्टली जो है एक इनिशियल स्टेजेस पे हम लोग MySQL को चूज़ कर रहे होते हैं। काफ़ी और टाइप के वेबसाइट्स हैं, NoSQL है, या आपके ऐसे समझे कि SQLite है, SQLite भी बोलते हैं, एक SQLite। और उसके अलावा काफ़ी और टाइप के वेबसाइट डेटाबेसेस हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे कि PHP के साथ थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि जब आप जाके गूगल पे कर लिखेंगे कि विच टाइप ऑफ डेटाबेसेस आर यूज्ड विद कैन बी यूज्ड विद PHP, तो एक लिस्ट आ जाएगी, तो आप वो डेटाबेसेस आप यूज़ कर सकते हैं PHP के साथ, ठीक है। हो सकता है फिर आपको XAMPP के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़े, ठीक है, क्योंकि XAMPP तो आपको पता है कि MySQL दे रहा होता है, MySQL का आपको ऑप्शन दे रहा होता है, ठीक है। तो हो सकता है कोई और डेटाबेस आपको कोई और सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना हो, या ऐसे भी हो सकता है कि आप कोई एक्सटेंशन XAMPP में आप ऐड कर लें तो वो डेटाबेस आपके साथ चल जाए, ठीक है। वो डिपेंड करती है टाइम बाय टाइम। अब हम MySQL पे हैं तो MySQL को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग लेक्चर में देखेंगे कि MySQL को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अभी इसमें कि MySQL की जो कनेक्शन होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोग क्यूरीज अगर लिखते हैं या डेटाबेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें लिखते हैं वो दो तीन टाइप से लिखते हैं। एक तो हम लोग बनाते हैं प्रोसीजरल क्यूरीज। प्रोसीजरल होते हैं, उनका मतलब वेज हैं, ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं चीज़ों को, आप मल्टीपल तरीक़ों से लिख सकते हैं। डेटाबेस की क्यूरीज हो गए या MySQL की कनेक्शन जो हो गई वो आप मल्टीपल तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। एक उसमें आ गया मेरे ख्याल में, हाँ, एक हो गया प्रोसीजरल है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसके बाद दूसरा आपका तीसरा आपका जो हो गया वो PDO स्कोप है, ठीक है। तो हमारी मर्ज़ी है, हम जो भी जिस पे भी हम लोग चलें वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो टाइम बाय टाइम हो सकता है हम लोग प्रोसीजरल कुछ क्यूरीज लिखें, टाइम बाय टाइम हो सकता है हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यूरीज लिखें, और पॉसिबल है हम लोग PDO क्यूरीज भी लिख लें, ठीक है। वेज टू राइट क्यूरीज फॉर DB, ठीक है।
तो अब आप लोगों को ये भी पढ़ के आना है कि असाइनमेंट में अब प्रोसीजरल क्यूरीज कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यूरीज कौन से होते हैं और किस तरीके से लिखे जाते हैं, और पीडीओ क्यूरीज किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक तरीके से आप लोगों को माइस्क्यूएल की कनेक्शन समझाऊंगा, माइस्क्यूएल का कनेक्शन किस तरीके से होता है। आप लोगों ने दूसरे तरीक़ों से खुद लेके करके आना है कि दूसरे तरीक़ों से किस तरीके से कनेक्ट होता है माइस्क्यूएल। ठीक है, मैं खुद नहीं लिख रहा, मैं जस्ट यहाँ से डेटा उठा रहा हूँ, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। या तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये 2-3 तरीक़ों से आप लोगों को दिखा देता हूँ माइस्क्यूएल कनेक्शन की, बाकी जो क्यूरीज हम लिखेंगे उसमें आप लोग फिर ऐसे करेंगे, डिफरेंट तरीक़ों से आप लोग खुद क्यूरीज को लिख के आ जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र नेम है, ये मैंने पूरा कोड वहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, कहीं से कॉपी कर लिया। अब इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यूज़र नेम है, सर्वर नेम है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और उसके बाद कनेक्शन हो रहा है। यहाँ पे कमेंट्स के साथ लिखा हुआ है कनेक्शन, और यहाँ पे चेकिंग हो रही है कनेक्शन की, ये कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब आप लोगों ने देखा था कि हमेशा अगर आप लोग कोई भी डेटाबेस आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं PHP के साथ, ठीक है, कोड के साथ आप कोई भी डेटाबेस कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तो सर्वर का नाम, ठीक है, सर्वर का नाम क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने तो एक तो ये कि अगर मैं लोकल होस्ट के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि जब आप सेम होस्टिंग और सेम जगह से डोमेन ले रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोकल होस्ट लिखते हैं सर्वर का नाम। अगर आप किसी और IP से डेटाबेस कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ पे आप सर्वर नेम के साथ आप वो IP लिख देते हैं, और फिर आप रिमोटली उस जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा वाइड डिस्कशन है, इसको आप लोग छोड़ दें फॉर नाउ। हम लोग जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो उसको फिर हम लोग कवर कर लेंगे, आगे चल के देख लेंगे। फॉर नाउ आप लोगों ने ये समझना है कि सर्वर का जो नेम है वो आप लोगों ने लोकल होस्ट रखना है। उसके बाद आपने यूज़र नेम अब मैं ये कहता हूँ कि जब हम ज़ैम्प पे काम कर रहे होते हैं तो हमेशा आप लोगों को जो यूज़र नेम जो है रूट रखना है। ठीक है, वरना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिसमें आपसे जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप डेटाबेस का जो पूरा आप डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, माइस्क्यूएल का डेटाबेस, माइस्क्यूएल अगर आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, माइस्क्यूएल की कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ से आपसे पूछा जाता है कि यूज़र नेम क्या है। ठीक है, ये जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें जो डेटाबेस का यूज़र नेम होगा सब डेटाबेसेस का वो क्या होगा, तो आप लोग उसमें कांस्टेंट रख लेते हैं कि ABC है, कोई भी नाम है तो वो आप लिख लेते हैं। ठीक है, पर जब आप ज़ैम्प इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ज़ैम्प में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आप डेटाबेस का यूज़र नेम जाके सिलेक्ट करें। हाँ, कोई सेटिंग्स हैं उसमें जाके आप लोग यूज़र का नेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप ज़ैम्प का एक डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है यूज़र नेम उसका रूट होता है। ठीक है, डेटाबेस का यूज़र नेम। अब उसके अलावा डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है बिल्कुल खाली है, पासवर्ड कोई भी पासवर्ड नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें ये देखना है। अब हमें ये वैसे हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन हम 3 से क्या करेंगे, 3 से सिर्फ ये करेंगे ये कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अगर हम चौथा पैरामीटर दे देंगे तो चौथा पैरामीटर जो हमारा होगा वो होगा डेटाबेस नेम, DB नेम। ठीक है, अब DB नेम फॉर एग्जांपल DB नेम मैं लिख लेता हूँ कोड विद रम्स। ठीक है, ये मैंने DB नेम रख दिया, डेटाबेस का नाम रख दिया। अब इसको मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रहा डेटाबेस का नाम, अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि ये जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैंने कोड के थ्रू क्या कर रहा हूँ, मैं कोड के थ्रू माइस्क्यूएल की कनेक्शन को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने माइस्क्यूएल है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ये कोई क्लास है, उसको हमने उस क्लास से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कनेक्शन का। ठीक है, न्यू लिख के, न्यू माइस्क्यूएल है, उसके अंदर पैरामीटर्स दे दिए। अब पैरामीटर में हमने क्या दिया, सर्वर का नेम दिया है, यूज़र का नेम दिया है, और उसके बाद पासवर्ड दिया है। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कनेक्शन में, कनेक्शन को इस तरीके से एरो का निशान लगा के, आप लोगों को पता है कि एरो का निशान लगा के उसमें जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको चेक किया जाता है।
फॉर एग्जांपल अब मैं देखना चाहता हूँ कि कनेक्शन में क्या आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब आप लोगों को पता है कि कनेक्शन में अगर कोई मुझे कनेक्शन को मुझे डिबग करना पड़ेगा, मैं किस तरीके से करूँगा। मैं इसके आगे वार डंप लिख दूँगा और उसके बाद मैंने कनेक्शन लिख दिया। अब मैंने उसके साथ ही डायल लिख दिया, ठीक है। अब नीचे वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो भी चीज़ें कनेक्शन में होंगी वो मुझे विजिबल हो जाएंगी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लोकल होस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट dblecture1.php मैंने लिख दिया, ठीक है। यही है नाम, dblecture1। अच्छा, ये अब नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मैंने XAMPP में स्टार्ट नहीं किया होगा, तो इस वजह से ये XAMPP नहीं चल रहा। अब मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है। मैं इसको स्टार्ट कर दूँ एक दफ़ा, तो ये स्टार्ट जब हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया स्टार्ट। अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा MySQL को। अब मुझे यहाँ अपाची को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको चला रहा हूँ, तो अब ये मुझे कह रहा है कि MySQL एरर आ रहा है, ठीक है। अब ये MySQL एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा, बल्कि एरर आ रहा है। फिर से मुझे डिबग करना पड़ेगा ये। अच्छा, कोई फिर से कोई चीज़ यहाँ पे चल रही होगी, इस पोर्ट पे कुछ ना कुछ और चल रहा होगा। 60 उस दिन हमने ये फिक्स किया था, अब फिर से मसला आने लग गया। और चलें हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा मसला होता है XAMPP के साथ, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा किस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा ये जो मसला था वो मैंने लिख दिया, और यहाँ पे ये कुछ सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन में वर्किंग सॉल्यूशन देखना चाह रहा हूँ। टूल्स ऑप्शन एडवांस्ड और कनेक्शन अनचेक यूज द पोर्ट। स्कैप तो मेरे पास ऑन ही नहीं है, ठीक है। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अच्छा, सर्च CMD विंडो सर्च बार, एंटर दिस, ओके। नहीं, सर्च बार, एंटर दिस, ओके। अब हमारा तो इसमें सी ड्राइव में है ही नहीं, तो मैं लिखूँगा D ड्राइव में जाऊँगा, ठीक है। CD XAMPP में आ जाऊँगा, सॉरी CDD में आ गया मैं। इसको ऐसे कर लेता हूँ, डायरेक्टली मैं D ड्राइव में इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा D ड्राइव खुल गया, मैंने इसको यहीं पे खोल लिया। अब मैं इसमें चला जाता हूँ, CD Apache, CD bin, httpd ये खोल तो नहीं रहा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ इसमें मुझे क्या क्या बताया हुआ है। CD Apache, ठीक है।
या कोई पहले से अगर मैं टास्क मैनेजर में जाके देख लूँ कोई माइस्क्यूल की शायद कोई चीज़ चल रही होगी। अच्छा ये चल रही है, मुझे ये एंड करना पड़ेगा माइस्क्यूल। ठीक है, तो मैं फिर से इसको चेक कर रहा हूँ, शायद कहीं और भी चल रहा हो। तो ओरिजिनल मसला ये है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इसी लैपटॉप पे मुझे लिनक्स भी चलाना पड़ रहा है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ सर्विसेज टास्क मैनेजर में रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो चलने में मसला करते हैं। ठीक है, तो अभी यही मसला था आई थिंक सो, जितना मुझे लग रहा है। मैं इसको स्टार्ट किया, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो शायद चल जाए। अब ये चल गया, देखें। ठीक है, तो मसला ये था, जो मैंने लिनक्स चलाया था फिर मैंने इसको ऑफ़ नहीं किया, फिर मैंने जैसे इसको ऑन किया तो इसमें जो भी लिनक्स के जो भी सर्विसेज थे, ठीक है, वो भी चल रहे थे। और उसमें ज़ाहिरी बात है एक और सॉफ्टवेयर चल रहा था, डॉकर चल रहा था वहाँ लिनक्स में, तो वहाँ पे माइस्क्यूल है। उसकी वजह से कुछ सर्विसेज रह गई थी। मैंने डॉकर तो बंद कर दिया था, लेकिन पता नहीं किस तरीके से कुछ सर्विसेज रह गई थी। जैसे ही मैंने विंडोज़ पे शिफ्ट किया तो उस सर्विसेज यहाँ के सर्विसेज से कन्फ्लिक्ट कर रही थी। अब मुझे जैसे ही फील हुआ कि वो सर्विसेज अवेलेबल होंगी तो मैंने यहाँ से बंद किया, तो ये काम करने लग गया। ठीक है, बहरहाल टू द पॉइंट हम लोग अगर आ जाते हैं तो ये मैंने इसको कनेक्शन को वार्डम कर दिया। वार्डम मैंने इसको कर दिया तो इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट में चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अफेक्टेड रोज आ गए, क्लाइंट इन्फो आ गया, माइस्क्यूल IND आ गया। ठीक है, तो ये देखें ये आ गया ना माइस्क्यूल ND। तो यही सर्विस था जो चल रहा था और जो हमने एंड किया। उसके बाद क्लाइंट वर्जन आ गया, मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं। कनेक्ट एरर नो आ गए, अगर कनेक्शन में कोई एरर आता तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू आ जाता। ठीक है, कनेक्ट एरर नल लगा हुआ है, अगर कोई एरर आता तो वो उसमें यहाँ पे आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एरर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये डेटा जो कनेक्शन है हमारी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इस कनेक्शन को हम लोग चेक कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पे कनेक्ट एरर के साथ हमने चेक किया। अच्छा, कनेक्ट एरर अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो ये देखें कनेक्ट एरर नल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी यही कनेक्शन लगी हुई है कि अगर कनेक्शन एरर नल ना हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेट है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें लगा देते हैं, ये अगर ट्रू होगा तो ये नीचे वाला होगा एग्जीक्यूट होगा। अब देखें इसमें तो हमने देखा है कि इसमें नल है, इसमें नल आ रहा है पीछे से। अगर नल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे वाला नहीं होगा, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये नल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई हुई है ये, अब ये इसका जवाब नल में आएगा तो ये नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये ट्रू में आ जाएगा तो इसका जो नीचे वाला जो है स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा है कि यहाँ पे हमने एरर ये चेक किया है कि अगर ये एरर नल नहीं है तो ये नीचे वाला एग्जीक्यूट हो, और यहाँ नीचे वाला एग्जीक्यूट होने के बाद कनेक्शन फेल्ड और उसके साथ कॉन्किनेट कर दे, ये जो भी एरर यहाँ पे शो हो रहा है ये कॉन्किनेट कर दे। ठीक है, उसके बाद एल्स में यहाँ पे एल्स तो नहीं लिखा हुआ, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है ये एग्जीक्यूट होगा, और इसमें लिखा हुआ है कि कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ इस तरीके से। हटा दिया मैंने वार्डम को, अब मैं इसको देख रहा हूँ तो इसने लिखा हुआ है कि कनेक्शन सक्सेसफुली। ठीक है, कनेक्टेड सक्सेसफुली, अब कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था एक कनेक्शन, किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं डेटाबेस को, और सॉरी मतलब पूरा जो हमारा सॉफ्टवेयर है डेटा माइस्क्यूल को हम लोग कनेक्ट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर डेटाबेस को कनेक्ट करना सीखेंगे जो फोर्थ पैरामीटर हमने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा था फोर्थ पैरामीटर, ये फोर्थ पैरामीटर नाम है इसका, DB नेम है।
ठीक है। अब मैं DB नेम के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ DB नेम। ठीक है, इस तरीके से मैं DB नेम लिख लेता हूँ। और मैं कहाँ जाके DB नेम लिखूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एडमिन को मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने जैसे एडमिन को क्लिक कर दिया तो ये PHP माई एडमिन खुल के आ गया। अब मैं एक डेटाबेस बनाऊँगा इसमें। ठीक है, और डेटाबेस बनाने के बाद फिर मैं उसको कनेक्ट कर दूँगा यहाँ नीचे आके। ठीक है, अब ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे डेटाबेसेस आ रहे हैं। यहाँ से जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम आ रहा है। मैं लिख लेता हूँ लेक्चर 1 DB। ठीक है, इसका नाम लिख लिया मैंने और ये मैंने क्रिएट कर दिया इस पर क्लिक करके, तो ये लेक्चर 1 DB बन गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस नाम को, और फिर मैं यहाँ नीचे आके इसमें ये नाम लगा लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अब ये कनेक्शन होता है या नहीं होता। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं इसको कर चला लेता हूँ। अब भी ये कह रहा है कि कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि डेटाबेस के साथ इसकी जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, पहले तो हमने देखा था कि MySQL के साथ इसका कनेक्शन हो चुका था। अब मैंने देखा है कि डेटाबेस का जो हमने डेटाबेस का नाम जो इसमें ऐड कर दिया, अब इसके साथ भी कनेक्शन सही हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं गलत डेटाबेस दे देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि डेटाबेस के साथ इसका जो कनेक्शन है वो हुआ या नहीं हुआ। जैसे ही मैंने डेटाबेस का नाम गलत दिया तो यहाँ पे मुझे एरर देना शुरू कर दिया, अननोन डेटाबेस लेक्चर 1B। ठीक है, उसके साथ ये एरर भी दे दिया मुझे। ठीक है, ये एरर आ गया। ये देखें यहाँ पे लोकलहोस्ट रूट और यहाँ पे लेक्चर 1B। ठीक है, तो ये एरर दे दिया इसने। अब मैं अगर फिर से लेक्चर का डेटाबेस का नाम सही लिख लेता हूँ और यहाँ पे लास्ट पैरामीटर में डेटाबेस का नाम दे देता हूँ, तो यहाँ डेटाबेस का जो डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी है वो सही तरीके से यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से डेटाबेस कम्प्लीटली कनेक्ट हो गया। अब हम डेटाबेस के साथ जो भी हमारी जो भी एग्जीक्यूशन होगी, जो भी हमारी कोड की एग्जीक्यूशन होगी, इंसर्शन क्यूरीज़ होंगी, क्यूरीज़ किस तरीके से बनाते हैं, टेबल किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और उस टेबल पे फिर हम लोग ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, अब हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें सीखी हैं मोस्टली। एक तो ये एक मसला आ गया था जिसकी वजह से मुझे 5-7 मिनट थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना पड़ा। ठीक है, उसको काट के अगर हमने देखा कि हमने पहले तो देखा कि हाउ टू कनेक्ट MySQL विद PHP कोड। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू कनेक्ट MySQL डेटाबेस विद PHP कोड। और उसके अलावा हमने क्या देखा है, उसके अलावा हमने we had debug the SQL ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट SQL ऑब्जेक्ट को हमने डिबग करके देखा। और we had analyzed SQL MySQL ऑब्जेक्ट। we had, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने एनालाइज किया। और वी हैड एनालाइज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सीखी हैं आज। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें सही तरीके से समझाई आ गई होंगी। थोड़ा ये लेक्चर बड़ा हो गया, उसकी वजह ये है कि आपने देखा कि मैंने हालांकि फ्रेश इंस्टॉलेशन की है, फिर भी मुझे कोई इशू आ रहा था तो वो हमने रिज़ॉल्व किया इसमें। इस तरीके से डेली के बेसिस पे मुख्तलिफ इश्यूज़ आते रहते हैं, डेली के बेसिस पे इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने पड़ते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व करके लैपटॉप बंद किया था, और जब मैंने ऑन किया मैंने कहा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, तो बहरहाल जैसे ही लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो ये अचानक एरर आ गया। तो आपके सामने वो मैंने एरर को सॉल्व किया। और सबसे पहले तो मैंने जाके उसको गूगल किया, लेकिन गूगल करने के साथ ही मेरे ध्यान में ये चीज़ आ गई कि इस पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डॉकर चलाया था, शायद वहाँ की कोई सर्विसेज रह गई हो, तो इस वजह से ये एरर आ रहा था। आप लोगों की तरफ ये एरर नहीं आता अमूमन ये उस जगह पे, उस लैपटॉप पे एरर आ रहा होता है जब आप मल्टीपल डेटाबेसेस चला रहे होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज सेम पोर्ट पे चला रहे होते हैं, तो फिर ये एरर
बार बार आने लग जाता है आपको, ठीक है। तो कभी कभी आप लोगों को पता चल जाता है कि ये एरर इसकी वजह से है, कभी कभी आपको नहीं पता चलता तो घंटों लग जाते हैं इस किस्म के एरर्स को हटाने में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आप लोगों ने सीखा होगा किस तरीके से हम लोग MySQL को कनेक्ट करते हैं PHP कोड के साथ, और उसके बाद फिर किसी भी स्पेसिफाइड डेटाबेस को आप लोग PHP कोड में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो भी आपने सीखा होगा, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग क्यूरीज को देखेंगे, आगे चल के हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस को देखेंगे, किस तरीके से हम लोग डेटाबेस में चीज़ें इंसर्ट करते हैं, किस हिसाब से हम लोग डेटाबेस में हम टेबल्स बनाते हैं, और फिर टेबल्स में हम लोग कॉलम्स किस तरीके से बनाते हैं, कॉलम्स की सिलेक्शन किस तरीके से होती है, ठीक है। और मल्टीपल चीज़ें हैं। बहरहाल हम लोग, मैं कोशिश करूँगा कि जो रिलेवेंट चीज़ें हों, मोस्टली जो चीज़ें रिलेवेंट है PHP के साथ, वो मैं आप लोगों को समझाता जाऊँ। और जैसे PHP के लास्ट वाले लेक्चर बहुत ज़्यादा कारआमद थे, तो ये वाले जो डेटाबेस के लेक्चर हैं बहुत ज़्यादा कारआमद हैं, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप लोगों ने नहीं सीखी तो फिर आप लोगों का सीखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक रिदम है, इसको उस तरीके से लेके चलें और कोशिश करें कि इस लेक्चर में कोई भी आप चीज़ मिस आउट नहीं करें। अगर मैं कोई आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा होता हूँ तो वो आप लोगों को असाइनमेंट चेक करके सबमिट करवाना है, और ज़रूर आप लोगों को वो पढ़ना है, ठीक है। तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।